वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं आपको कराने वाली हूँ आपकी बायो का अनदर चैप्टर दैट इज टिश्यूज। इससे पहले हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इस नाम का चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो कौन से टाइप के सेल से बने हुए हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। तो हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टिश्यूज, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स है बेसिकली, और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट कर रहा होगा। अब ये टिश्यूज भी प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हैं। टिश्यूज सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आता है, यानी कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बना लेते हैं तो वो सेकेंड लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यूज का ग्रुप मिलकर आगे ऑर्गन बना लेगा और ऑर्गन आगे ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, और ऑर्गन सिस्टम से ही तो मिलकर बनी हुई होती है बॉडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। क्या यहीं तक डिवीजन खत्म हो जाता है? नहीं, प्लांट टिश्यूज भी आगे डिवाइडेड हैं एंड देन एनिमल टिश्यूज भी आगे डिवाइडेड हैं। हियर द क्वेश्चन कम्स कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स का जो लाइफस्टाइल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स आर इमोबाइल, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते, वेराज एनिमल्स आर मोटाइल, एनिमल्स मूव कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के लिए मूव करते हैं या फिर बाकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए मूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? दैट प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अलावा इनफैक्ट प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए। दैट इज वाई देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज भी मेजरली दो टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। इनके नेम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट इनके फंक्शन की वजह से रखे गए हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे ना, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। जब भी प्लांट ग्रो कर रहा होगा, सेल की जब ग्रोथ हो रही होगी, तो उस टाइम पे वो मेरिस्टेमेटिक स्टेज पर होगा। जब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करना बंद कर देते हैं, अपना एक फंक्शन अचीव करने के बाद वो रुक जाते हैं, उनकी सेल डिवीजन रुक जाती है, तब वो अटेन कर लेते हैं परमानेंट स्टेज, और ऐसे टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वाले जो टिश्यू है उसके सेल्स हमेशा आपको प्लांट के टिप्स पर मिलेंगे, चाहे फिर वो स्टेम की टिप हो या फिर वो रूट की टिप हो या फिर वो लीव्स की टिप हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे टिश्यू की, इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये जो स्टेम होगी उसकी नोड्स पर ग्रोथ कर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक शुगर केन के बीच में आपको लाइंस दिख रही होती हैं, वो उसका नोड वाला एरिया है, और वहां पर जब सेल्स की ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ। एंड देन हमें थर्ड टाइप पढ़ना है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम प्लांट्स को साइड में से ग्रो कराएगा, यानी कि प्लांट्स को ब्रेथ देगा, उसकी गर्थ को इंक्रीज करेगा। तो आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा टाइम के साथ साथ इतने बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अलग अलग जगह पर प्लांट्स की ग्रोथ कर रहा है। लेट मी रिपीट फॉर यू, एपिकल मेरिस्टम टिप्स पर ग्रोथ करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स वाले एरिया पर प्लांट की ग्रोथ करेगा, और सिर्फ लेंथ ही नहीं, प्लांट्स की जो गर्थ देनी है, जो उनकी ब्रेथ को इंक्रीज करना है, वो हो रहा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बने हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। नाउ परमानेंट टिश्यू हैज टू मेजर क्लासिफिकेशन, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम देखेंगे आगे देयर इज पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लीरेन्काइमा। इसकी ये तीन मेजर टाइप्स हो गए। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो डिवाइडेड है जाइलम और फ्लोएम के अंदर। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को इजी करने के लिए हमने बनाया एक फ्लो चार्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लांट्स को क्लासीफाई करना है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को फिनिश करेंगे और फिर जाएंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। टिश्यू टर्म को बिशार्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1792 में, और जो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यानी कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, जिसमें आप टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हो, वो हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंडर आता है। इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नोट्स के अंदर हमने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया है। चैप्टर को इजी करने के लिए हमने फ्लो चार्ट्स का यूज़ ज़्यादा किया है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होने वाले हैं, बिकॉज बायोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं या फिर रेफरेंस के लिए डायग्राम्स यूज़ होते हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ होंगे उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ही नहीं आते, चैप्टर के बीच में से भी, एनसीईआरटी के बीच में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो टॉपिक वाइज बन रहे होंगे वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पीपीटी से कि कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या है। ये पेरेंट टिश्यू बोला गया है क्योंकि सबसे पहले जो टिश्यू आया था वो यही था। उसके बाद जब ये अपना फंक्शन जो डिवीजन या डिवाइड करने का होगा, सेल का साइज ग्रो करने का होगा, वो रोक देगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में। तो पहले ये पेरेंट टिश्यू हो गया क्योंकि इसी के बाद से नए सेल्स बनने वाले हैं। न्यू टिश्यूज डेवलप फ्रॉम देम, नए टिश्यूज इन्हीं से बनेंगे। देन दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, सेम फंक्शन हो गया। नई लीव्स, नए ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से ही बनते हैं। एंड इंजरी इन प्लांट्स इज ऑल्सो हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जहाँ भी प्लांट्स में कोई कट या फिर कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे जो नए सेल्स आते हैं उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ग्रो करते हैं। तो आपने अगर एपिकल मेरिस्टम के बारे में जो सुना है, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम के बारे में सुना है, तो वो अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना डिवीजन प्रोसेस करते रहते हैं। अब हम इंडिविजुअली तीनों टाइप्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम क्योंकि टिप्स पे प्रेजेंट है, रूट की और स्टेम की, तो ये टिप्स पर ही इलोंगेशन का काम करता है, यानी कि हाइट को इंक्रीज कर देगा। तो इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, और इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कब आएगी प्लांट में, वो हम पढ़ेंगे जब कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपिकल मेरिस्टम है ना, उसका फंक्शन क्या है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना। रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन स्टेम्स एंड रूट्स? तो आंसर विल बी एपिकल मेरिस्टम। ये डायग्राम देखो यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। जब आप देखोगे ना तो आपको हमेशा टिप पर दिखेगा एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि यही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। यहाँ साइड में देखेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, लेटरल मेरिस्टम, और नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में हमें मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसके बाद हमें देखना है सेकेंड वाले टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो लेटरल मेरिस्टम है, अब आपको पता ही है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइड में लेटरली प्रेजेंट होता है। तो ये वहाँ पर ग्रोथ करेगा और स्टेम और रूट को गर्थ देगा, ऐसे ग्रो करेगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द डायामीटर। ये देखो आप डायग्राम जो देख रहे हो, ये हमने कट कर दिया उसको और साइड में से ग्रोथ दिखाएंगे। दिस इज लेटरल मेरिस्टम। और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब प्लांट्स डिवाइड करना छोड़ देते हैं ना, फिर उसके बाद यहाँ आउटर वाली जगह पर प्लांट्स को कवरिंग वाले फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और यही लेटरल मेरिस्टम चेंज हो जाता है कॉर्क कैम्बियम के अंदर। और ये कॉर्क कैम्बियम आगे आउटर और इनर लेयर बना देता है, जिसका नाम हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो आपको समझ आया अभी इसको प्राइमरी ग्रोथ क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी डिवीजन चल रही है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना तो इसके फंक्शंस बदल जाएंगे, इसका काम हो जाएगा मेन प्रोटेक्शन का। लेटरल मेरिस्टम का मेन फंक्शन है प्लांट्स की या रूट और स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करना। उसके बाद देख लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या फंक्शन होने वाला है, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये भी लेंथ को इंक्रीज करेगा बट अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। इफ यू रिमेंबर ये कहाँ पर प्रेजेंट था, ये नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट था, तो वहाँ पर ग्रोथ करेगा। और सेकेंड, ये लीव्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो तीनों के आपको फंक्शंस अब पता चल गए हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। हमने इस फ्लो चार्ट से शुरुआत की थी ना, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था हमने, ये अब कवर हो चुका है। इसके तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए, तीनों की अकरेंस पढ़ ली है, तीनों के मेन फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स होते हैं और ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते। तो एक टाइम ऐसा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कि उनकी डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब वो ना ही डिवाइड करेंगे, ना ही सेल का साइज ग्रो करेगा। नाउ दीज सेल्स हैव चेंज्ड इनटू परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के फीचर्स हम फिर से देख लेते हैं। These are formed from meristematic tissue, उसी से बनकर आए हैं। They take up specific role and stop dividing.
अब ये अपना एक रोल, एक फंक्शन अचीव कर लेंगे, उसके बाद डिवीजन बंद कर देंगे, अपने फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। उसके बाद दे टेक अ परमानेंट शेप, शेप चेंज नहीं होती है अब जब वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे, साइज भी सेम हो जाता है, फंक्शन भी एक ही हो गया, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जब सेल्स जो है वो एक परमानेंट शेप लेकर एक ही फंक्शन को अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू करें, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सेल डिवीजन क्या था, जब एक ही सेल अपनी और कॉपीज बना रहा था, डिवाइड कर रहा था, दैट इज पर्टिकुलरली सेल डिवीजन। बट सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा, एक ही फंक्शन को अपने लाइफ में कंटिन्यू करता रहेगा, दैट इज एक्चुअली सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमें देखना है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लर्न होती है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, इसमें सेल्स के जो साइज होने वाला है वो छोटा होगा, बट शेप कैसी भी हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और इसको क्या बोला गया है, अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि यहाँ पर अभी सेल्स डिवाइड ही कर रहे होंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि यही सेल्स अब ग्रो कर चुके हैं। उसके बाद दे हैव डिफरेंशिएटेड, अभी हमने पढ़ा, एंड दे विल अचीव डिफरेंट शेप, ग्रोथ के बाद सेल की शेप चेंज हो सकती है। सेकेंड, वैक्यूल्स आर नियरली एब्सेंट, सेल का काम अभी सिर्फ डिवाइड करना है, तो वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर हम परमानेंट की बात करें तो इसके अंदर हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मिलेंगे, प्लांट के सेल का साइज अब बड़ा हो चुका है। और क्या डिफरेंसेस हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बट परमानेंट टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी आ जाएंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्या होता है, देखो कुछ सेल्स होंगे जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता सेल्स के अंदर, जैसे ये जो मैं शेप बना रही हूँ, हेक्सागोनल शेप जो है, इसमें आपको ये सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। जबकि हम, अगर मैं इस शेप के सेल्स बना दूं, तो यहाँ पर जो ये वाला स्पेस हो गया, ये जो स्पेस है सेल्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना, उसमें हमें सेल्स स्पेसेस देखने को नहीं मिलते हैं सेल्स के बीच में। परमानेंट टिश्यू में कुछ इस तरीके से हमें सेल के अकॉर्डिंग स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं। आगे देखो, सेल वॉल कैसी होगी इनकी, थिन एंड इलास्टिक। यहाँ पर हमें, अब हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स हैं और उसमें किस तरीके की सेल वॉल बन रही है। तो थिन तो नहीं होती है, मोस्टली थिक होगी, एंड अलग अलग उसके अंदर कंपोनेंट्स होने वाले हैं, केमिकल्स होने वाले हैं। आगे न्यूक्लियस कैसा होगा इसके अंदर, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, और इसके अंदर न्यूक्लियस ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैक्यूल आ जाता है ना, वैक्यूल मेन जगह ले लेता है पूरे सेल की। इसके अंदर तो वैक्यूल्स ही नहीं थे, तो न्यूक्लियस अच्छे से हमें दिख जाता था। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत क्लियरली दिखना। इसके बाद और क्या डिफरेंसेस हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम सिंपल टिश्यू भी बोल सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू सिंपल भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा और स्पेशलाइज्ड भी होगा। देन हाई मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट क्यों होता है इसका, क्योंकि सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अभी उनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। एक छोटा सा सीड एक बड़े से पौधे में चेंज होने वाला है, तो सेल्स अभी सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग वाले फंक्शन में लगे हुए रहते हैं, इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। यहाँ पर परमानेंट होने के बाद उनका डिवाइडिंग फीचर तो खत्म हो गया, अब उनको और काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम होती है एज कंपेयर टू जो एनर्जी चाहिए होगी डिवाइडिंग में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्लो मेटाबॉलिक रेट परमानेंट टिश्यू के अंदर। ऑल्सो सेल्स आर लिविंग, वेयर एज परमानेंट टिश्यू में कुछ सेल्स डाई कर जाते हैं, उनका फंक्शन प्रोटेक्शन वाला हो जाता है। सो सेल्स कैन बी लिविंग और सम सेल्स कैन बी डेड। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स ग्रोथ टू द प्लांट, यही तो पढ़ रहे हैं शुरू से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। परमानेंट टिश्यू सिर्फ ग्रोथ नहीं करेगा, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन मेनली, एक तो मेन काम हो गया इसका, सपोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और डिवाइड करना है। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स में डिवाइडेड था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम जो हम पढ़ चुके हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पर परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनके नाम किसी रीजन से रखे गए हैं। सिंपल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन और सपोर्ट का होगा, एंड ये सिंगल टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी एक ही तरीके के सेल्स होंगे और उसको हम एक सिंपल टिश्यू का नाम दे देंगे,
ठीक है, इसीलिए इसका नाम सिंपल टिश्यू रख दिया। जब हम इसको कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू से तो उसमें ना अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के सेल्स को हम एक टिश्यू का नाम दे देते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोम। आपने सुना होगा जाइलम का काम होता है पानी को कंडक्ट कराना, वाटर को प्लांट्स के अंदर, स्टेम में, रूट्स में, हर जगह। बट जाइलम एक सिंगल टाइप के सेल्स से नहीं बना हुआ, जाइलम 4 अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो 4 अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं ना, तो वो कौन सा टाइप हो गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जबकि सिंपल में एक ही टाइप का सेल हमें देखने को मिलेगा। अब ये आगे भी डिवाइडेड है, इसका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। अब हम देखेंगे कि सिंपल टिश्यू के और कौन कौन से टाइप्स हैं। सिंपल टिश्यू के और 3 टाइप्स है, एक है पेरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स हम बाद में देखेंगे। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। जब एक ही सेल्स थे तो वो सिंपल हो गया, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं तो उसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल वाला है उसमें भी 3 टाइप्स डिवाइड हो गए हैं। ये फंक्शंस और इसकी सेल की जो शेप है उसकी वजह से 3 अलग अलग टाइप्स रख दी। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। पहले हम देखेंगे इसका नेचर, ये जो टिश्यू है इसके अंदर सेल्स कैसे होंगे। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और एनकाइमा का मतलब होता है इनफिलिंग। ये पेरेन्काइमा टिश्यू है जो प्लांट का मैक्सिमम एरिया बना रहा होता है, चाहे स्टेम हो, रूट्स हो, लीव्स हो, ज़्यादातर सेल्स जो हमें देखने को मिलेंगे ना वो पेरेन्काइमा होंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? इनफिलिंग। इनफिलिंग मतलब मोस्टली एरिया जो बना रहे होंगे सेल्स वो पेरेन्काइमा सेल्स होंगे। ये लिविंग होते हैं नेचर में। सेकेंड पॉइंट यही आ गया, इट फॉर्म्स बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। मेजर एरिया यही कवर कर रहे होंगे। सेल्स लिविंग होंगे नेचर में एंड डिवाइडिंग भी होते हैं। ध्यान रखना ये परमानेंट टिश्यू है बट इसके अंदर भी डिवाइडिंग का काम हो रहा होता है। शेप ऑफ सेल्स आर राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। इनकी शेप हमें पढ़नी है। जो शेप होगी सेल्स की दैट विल बी राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। राउंडेड का मतलब तो आपको पता ही है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि हर जगह से एक ही साइज में फैले हुए हैं। मतलब आइसो मीन्स सेम एंड डायामीटर यू ऑलरेडी नो। सो सेम डायामीटर के मोस्टली सेल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कुछ बड़े स्पेरिकल हैं और कुछ छोटे स्पीयर हैं। एक्चुअली सेम साइज के सारे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। सेल वॉल कैसी होगी इनकी? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये सेल वॉल वाला। इसकी जो सेल वॉल होगी वो होगी थिन and has small nucleus but a large central vacuole। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में तो आपको पता ही है कि सेंटर में बहुत ज़्यादा एरिया वैक्यूल ले लेता है क्योंकि उसको स्टोरेज का काम करना है। अब न्यूक्लियस जो है वो हमें छोटा सा दिख जाएगा इसके अंदर, और जो सेल वॉल है वो अभी थिन है, ज़्यादा थिक नहीं होती इसके अंदर, थिन सेल वॉल होती है। मेजर जो एरिया बना रहे होते हैं प्लांट का वो यही वाले सेल्स बना रहे होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर मोर। ऐसी शेप के सेल्स हैं तो नेचुरल सी बात है इनके बीच में स्पेसेस बनेंगे ना। तो वो जो स्पेसेस दिख रहे हैं हमें उसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, मतलब सेल्स के बीच का जो स्पेस होने वाला है। तो ये डायग्राम है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में, आपको एक्सप्लेन करना है तो ऐसा छोटा सा डायग्राम ज़रूर बना के आया करो। उसमें आपको अब पता है फीचर्स के हिसाब से आपको पूरा डायग्राम याद हो जाएगा। वैक्यूल का एरिया बड़ा है, ज़्यादा एरिया ले रहा होगा तो सेंटर में आप इतना बड़ा सा वैक्यूल बनाकर आ सकते हो। उसको लेबलिंग भी कर सकते हो दैट दिस इज वैक्यूल। उसके बाद ये जो सेल वॉल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो थिन सेल वॉल। उसके बाद न्यूक्लियस आप साइड में बना दोगे एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी इसके अंदर दिख रहे हैं तो वो डायग्राम हो जाएगा। कितना आसान है सारे डायग्राम्स को याद करना। आगे देखते हैं पेरेन्काइमा का नेचर आपने पढ़ लिया। अब अकरेंस कहाँ मिलता है ये, तो इतना तो आपको पता ही है, मोस्टली बल्क बना रहा होगा, सारी जगह फैला हुआ होगा। स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, हर जगह तो मिल रहा है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर प्लांट्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स, ये रूट का अंदर वाला टिश्यू बना रहा होगा। ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम्स एंड मीजोफिल ऑफ लीव्स, ये अंदर वाली टिश्यूज की लेयर है जो इन पार्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। रूट्स का जो कॉर्टेक्स है वो अंदर वाला एरिया हो गया। उसके बाद स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू भी अंदर वाला टिश्यू एरिया है। मीजोफिल ऑफ लीव्स, ये भी स्वोलन और फ्लैशी एरिया होता है लीव्स का, उसके अंदर हमें पेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलता है। अच्छा, ये डायग्राम भी अगर हम देखें तो आपको इसमें सेल्स कैसे दिख रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जब हम टिश्यू को इस तरीके से देख रहे होंगे
तो उसमें भी आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन इससे पहले वाला जो डायग्राम था वो ज़्यादा क्लियर था, वो डायग्राम बनाकर आना। देन देखो आगे पेरेन्काइमा टिश्यू के जो फंक्शंस है वो क्या क्या होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टिश्यू के फंक्शंस आपको याद करने हैं, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टिश्यू इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ नोन एज पैकेजिंग टिश्यू, देन इट फिल्स स्पेसेस बिटवीन टिश्यूज, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है इसलिए। इट मेंटेन्स शेप एंड फर्मनेस ऑफ द प्लांट्स एंड द सेल्स आर टर्जिड सो दे सपोर्ट द स्टेम। मान लो आप एक तरीके से घर बना रहे हो तो आप ब्रिक्स यूज़ करोगे ना, उसमें मेन काम क्या होगा एक वॉल बनाने के लिए, ब्रिक्स होंगे ना जो आप कलेक्ट करके रखोगे और मेन एक वॉल बना देगा। दैट इज एक्चुअली पेरेन्काइमा, जो प्लांट्स की एक तरीके से वॉल को क्रिएट कर रहा होगा, मेन टिश्यू को कंपोज कर रहा होगा। इसके फंक्शन समझ आए, शेप को मेंटेन करना है, सेल्स इसके टर्जिड होंगे एंड पैकेजिंग टिश्यू भी इसको बोल देते हैं, स्पेसेस फिल कर देता है टिश्यू के अंदर। ये सारे मेन इसके फंक्शंस हो गए। उसके बाद इसका एक और मेन फंक्शन है, दैट इज टू स्टोर फूड। पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब क्योंकि ये ज़्यादातर एरिया कवर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को इधर उधर भेजना, तो ये इनकी सेल वॉल के थ्रू हो जाता है। अब आपको क्लियर होगा कि इनकी सेल वॉल थिन क्यों होती है। अगर थिक सेल वॉल होती तो एंट्री और एग्जिट करने में दिक्कत होती ना, तो इसलिए इनकी सेल वॉल थिन होती है जिससे पानी और फूड आसानी से सेल टू सेल मूव कर सके। आगे देखो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का क्या फंक्शन है, उसका भी एक रीजन है, गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके। देन द सेल स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, जैसे कि टेनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स एक्सेट्रा। तो आप इसमें देख सकते हो ये सारे प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हम एडेसिव्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बट जो पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब आपको समझ आया इनके वैक्यूल के बड़े होने का क्या रीजन है, स्टोरेज का काम ही कर रहा है। देखो आप इनके फीचर्स को ना इनके फंक्शन से रिलेट करके याद किया करो। पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल जो थिन है उसका रीजन है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं। उसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं क्योंकि गैसेस को पास करने के लिए जगह चाहिए। ऑल्सो वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा है पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, रीजन बीइंग स्टोरेज का काम इतना है, सारे तरीके की चीज़ें उसको स्टोर करनी है, उसको फूड भी स्टोर करना है, प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करना है, तो ऐसे करके इजीली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेरेन्काइमा टिश्यू के बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज योर क्लोरेन्काइमा टिश्यू। एक्चुअली पेरेन्काइमा के ही आगे दो टाइप्स डिवाइड कर दी हैं फीचर को देखते हुए। पेरेन्काइमा टिश्यू ही है ये, इसके अंदर एक स्पेशल चीज आ जाती है, इन सेल्स के अंदर ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो पेरेन्काइमा ही है, बस वो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए उनका नाम रख दिया क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल की स्पेलिंग में भी क्लोर आता है ना, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस में काम करेगा एंड उसको क्या बोल देंगे, क्लोरेन्काइमा। फॉर एग्जाम्पल मीजोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होगा, क्लोरेन्काइमा टिश्यू वाले सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है ये आपको लीव्स का जो डायग्राम दिख रहा है ना इसमें मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से है ये लीफ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, एक वैक्सी सी कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, प्रोटेक्शन का काम है। उसके बाद आ जाता है अपर एपिडर्मिस और नीचे होगा आपका लोअर एपिडर्मिस। ये पूरी लीफ को आप बीच में से पढ़ रहे हो। अब ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो हमें ऐसे बड़े बड़े सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो बड़े बड़े सेल्स है ना यही मीजोफिल एरिया बना रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा मीजोफिल एरिया है, इसमें जो टाइट सेल्स वाली लेयर जा रही है उसको पेलिसेड बोलेंगे। नीचे वाले सेल्स में गैप दिख रहा है, एयर स्पेसेस दिख रहे हैं, तो वो लेयर हो गई स्पॉन्जी। स्पंज होता है ना जैसे कि उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं एयर के लिए, सेम ये एरिया यहाँ पर है। सेल्स टाइटली पैक्ड नहीं है, बीच में एयर के लिए जगह दी गई है। तो ये पूरा का पूरा आपका मीजोफिल टिश्यू होता है, ये पूरा मीजोफिल टिश्यू। अब इसी के अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे दैट इज एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे पेरेन्काइमा टिश्यू है और पेरेन्काइमा भी कौन सा टाइप हो गया, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, आगे देखिए एरेन्काइमा टिश्यू, ये भी पेरेन्काइमा का दूसरा टाइप हो गया। एरेन्काइमा किससे रिलेटेड लग रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है इसके अंदर, एयर। तो वो पेरेन्काइमा टिश्यू जिसके बीच में एयर के स्पेसेस है दैट इज कॉल्ड एरेन्काइमा टिश्यू। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है ज्यादातर, वो प्लांट्स
जो पानी के ऊपर होते हैं, क्योंकि उनका वेट जो होता है वो लाइट होना चाहिए ताकि वो पानी के ऊपर आसानी से फ्लोट कर सके। अब उनको हल्का बनाने के लिए सेल्स के बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं, जो इससे पहले हमने लीव्स में देखे थे, उनके बीच में भी आपको एयर स्पेसेस दिखे ना। इसके अंदर एयर स्पेसेस कितने ज़्यादा हैं, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज एरेनकाइमा टिश्यू। सारे पेरेनकाइमा वाले फीचर्स होंगे इनके अंदर, इनको स्पेशल जो बना रहा है वो एक फीचर बना रहा है। क्लोरेनकाइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल और एरेनकाइमा टिश्यू के अंदर एयर के जो स्पेसेस थे वो। खत्म हो गया आपका पेरेनकाइमा टिश्यू। सिर्फ इतने फीचर्स आपको याद रखने थे, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, आगे देखते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यू आ गया। क्लोरीन और कॉलिन में डिफरेंस याद रखना। क्लोरेनकाइमा यानी कि क्लोरोफिल से रिलेटेड है, वो पेरेनकाइमा का टाइप था। ये अब पूरा एक अलग टाइप का टिश्यू आ गया है। कॉलिन, ये कॉलिन वर्ड जो आया है ना वो कोला से आया है, जिसका मतलब होता है ग्लू। अब ग्लू का काम क्या होता है, चिपकाने का, राइट। अब देखेंगे इसका नाम क्यों रख दिया। इसके सेल्स भी लिविंग होंगे एंड इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स पेरेनकाइमा जैसे ही होते हैं। सेल वॉल याद है, पेरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिन। इसकी सेल वॉल के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज है एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। उसकी सेल वॉल ना बिल्कुल स्मूथ जा रही थी, एक पतली सी लेयर होगी और बिल्कुल स्मूथ होगी पेरेनकाइमा टिश्यू की, जबकि कॉलेनकाइमा में ऐसा नहीं होता है। कॉलेनकाइमा की पहले सेल की शेप देखो, ये सर्कुलर नहीं है, है ना, ये थोड़े से पॉलीगोनल शेप के हैं। तो इनके बीच में जो सेल वॉल है वो स्मूथ नहीं होती। जब इस तरीके से आपको सेल्स दिख रहे होंगे तो उनके बीच में सेल्यूलोज कहीं कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कहीं कम भी हो सकता है। तो हम इसलिए लिख देते हैं इरेगुलर थिकनिंग्स ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर हमें सेल्यूलोज देखो ज़्यादा डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है, तो इसकी सेल वॉल बहुत अलग है पेरेनकाइमा सेल से। सेल वॉल है और उसकी क्या है, इरेगुलर थिकनिंग। इरेगुलर समझते हो ना, इरेगुलर थिकनिंग, कहीं पे सेल्यूलोज ज़्यादा देखने को मिलेगा तो कहीं पे सेल्यूलोज कम देखने को मिलेगा। देखो, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। शेप की वजह से हमने देखा कि इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस तो है ही नहीं, पेरेनकाइमा में थे। ऑल्सो इलोंगेटेड सेल्स, उसमें सेल्स की शेप ऐसी थी, इसके अंदर इलोंगेटेड है यानी कि खिंचे हुए सेल्स हैं, ऊपर या नीचे किसी जगह से खिंचे हुए होंगे। कंटेन्स अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर तो पूरा का एक टाइप था क्लोरेनकाइमा, इसके अंदर कुछ कुछ में क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो अब आप कंपेयर करो दोनों टाइप की, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। पेरेनकाइमा टिश्यू की सेल वॉल को कंपेयर करो, बड़ी थिन से थी, उसके अलग रीजन से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कराना है। इसके अंदर सेल वॉल तो है, सेल्यूलोज से बनी हुई है और इरेगुलर है, कहीं पे सेल्यूलोज ज़्यादा है तो कहीं पे सेल्यूलोज कम है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस उसके अंदर थे क्योंकि गैसेस को आना जाना था, इसके अंदर ऐसा मेन फंक्शन नहीं होता गैसेस को कुछ ट्रांसपोर्ट कराने का, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं दिखते। शेप को कंपेयर करें तो बड़े अच्छे से सर्कल्स में हमने बना दिए थे, इसमें अगर हम शेप बनाए तो हम इस तरीके की शेप बना रहे हैं। तो शेप का डिफरेंस आपको समझ आया क्योंकि सेल्स इलोंगेटेड है। क्लोरोप्लास्ट तो उसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट थे, तो पूरा का पूरा एक टाइप बन गया था क्लोरेनकाइमा टिश्यू। कॉलेनकाइमा में कुछ ही सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो याद हुआ, ये इसका नेचर था। उसके बाद आगे देखो कहाँ मिलेंगे हमें ये, उनकी अकरेंस की बात करें तो सारी जगह मोस्टली जो थे वो पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट थे। कॉलेनकाइमा इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन स्टेम। एपिडर्मिस क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना किसी भी टिश्यू की, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू मिलेगा। किसमें एब्सेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, कि इट विल बी एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। डाइकोटिलेडन स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलेगा, मोनोकोट स्टेम, रूट्स और लीव्स में देखने को नहीं मिलता। ये जो डायग्राम अब आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहर की बड़ी सुंदर सी ग्रीन लेयर है ये एपिडर्मिस की है, उसके नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो हो सकता है कॉलेनकाइमा टिश्यू का, जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, फंक्शंस, इसका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का। अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग इट। कभी जब आप स्टेम को खींचते हो तो कितना जोर लगा के पूरे हमें प्लांट को निकालना पड़ता है वहाँ से, है ना।
दैट इज इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ को खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद वो ब्रेक होता है, तो उस वाली प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्लांट्स में भी आप देखोगे कि प्लांट्स थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है जब हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं। यही रीज़न है कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स के अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड सपोर्ट ऑल्सो। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। आगे हमें देखना है दैट व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से इजीली याद हो जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया लिविंग सेल्स है इसके अंदर। अब इनके अंदर हैज थिन वॉल एंड लिविंग सेल्स, जो सेल वॉल है दैट इज थिन, इसके सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज है और थिक होती है इनकी सेल वॉल थोड़ी सी। सारे पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमें मोस्टली एरियल पार्ट्स में मिलता है। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो एयर में मोस्टली हमें ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे, स्टेम्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसका मेन काम स्टोरेज का है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, और फूड को स्टोर करेगा ये। जबकि कॉलेनकाइमा का मेन काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड एक और फीचर जो मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी, ये मेन फीचर हो गया कॉलेनकाइमा का। अब इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ये एक जगह प्लेस्ड है। अब डायग्राम अब आपको याद हो गया होगा, फीचर्स के हिसाब से आप डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है थर्ड टाइप का जो सिंपल टिश्यू था वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये बहुत ईजी है और दोनों से बहुत अलग है। इसमें स्क्लेरस वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है हार्ड। अब हार्ड है तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आउटर वाले एरिया पे हमें मिलेगा। हम देखते हैं छोटे से सीड से एक पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है, और जो ट्री की स्टेम होती है बाहर वाली वो कितनी डेड, कितनी थिक होती है। तो उसके अंदर कौन से सेल्स होंगे? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होगा। दीज आर डेड सेल्स, क्योंकि इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन। तो जब तक ये हार्ड लेयर से जमा नहीं होंगे तब तक ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सेल्स कैसे होते हैं? डेड। देन दे लैक प्रोटोप्लाज्म, कुछ है ही नहीं सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। सेल वॉल आर मेड ऑफ लिग्निन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम तीनों की सेल वॉल को कंपेयर करें तो पेरेन्काइमा की तो थिन थी, कॉलेनकाइमा के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है, और वो भी सेम अमाउंट का हर जगह नहीं है। कहीं पे सेल्यूलोज ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पे कम दिख रहा है। देन अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो सेल्यूलोज है थोड़ा सा, साथ ही साथ जो मेन कंपोनेंट है सेल वॉल के अंदर वो है लिग्निन। तो हम बोल सकते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। सो इफ द क्वेश्चन कम्स विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज द लिग्निफाइड सेल वॉल, आंसर विल बी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, मतलब ही नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्सचेंज थोड़ी करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करना है। तो इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होंगे। आप सेल की अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इसके अंदर जो येलो कलर का आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज लिग्निन। आगे देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहाँ मिलता है हमें? स्टेम्स, रूट्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। हमने देखा है नट्स और जो सीड्स होते हैं उनकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है। कौन सा टिश्यू होगा उसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट की जो फाइबर वाली बाहर वाली लेयर होती है उसके अंदर भी कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ऑल्सो इट इज फाउंड इन मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, कोकोनट की जो मीजोकार्प वाली लेयर होती है उसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। इसके नेचर की वजह से हार्ड है, लिग्निन से बना हुआ है, तो प्रोटेक्शन जहाँ ज़्यादा चाहिए होगी, जहाँ प्लांट का पार्ट हार्ड होगा वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलता है। नाउ देर आर डिफरेंसेस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बहुत ईजी डिफरेंसेस हैं। इसके सेल्स तो लिविंग थे नेचर में, ये तो डेड सेल्स से बना हुआ है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब होगा, इसके अंदर नहीं है। सेल्स आर एम्प्टी। नाउ सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, इसमें लिग्निन से बने हुए हैं। सेल वॉल यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज्यादा सेल्यूलोज तो कहीं पे कम सेल्यूलोज। इसके अंदर सेल वॉल बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी और लिग्निन से मिलकर बनी हुई होगी। मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी। इसका तो काम मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन का है जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। तो आपको तीनों टाइप के टिश्यूज याद हो गए होंगे, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हमने इस तरीके से इसको किया है कि नेचर, अकरेंस और फंक्शंस, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टिश्यू की बात हो रही है। देन एक और टिश्यू आता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस, एपी टर्म का मतलब होता है आउटर और डर्म का मतलब होता है स्किन। तो आपने जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। रीजन बीइंग डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है, हमारी भी स्किन है और प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको भी उनकी स्किन ही बोल सकते हैं।
तो एपिडर्मिस वो टिश्यू हो गया जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होगी। लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स, हर जगह मिल जाता है ये एपिडर्मिस टिश्यू, बट ये एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है, कवर्ड विद क्यूटिकल। इसके ऊपर एक और लेयर जमी हुई होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और कुछ प्लांट्स में ना वो लेयर वैक्स जैसी दिखती है, तो उसका नाम हो जाता है उसके अंदर क्यूटिन। इसी क्यूटिकल को क्यूटिन बोल देते हैं अगर वो वैक्सी है नेचर में। देन क्यूटिकल इज थिकर इन जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? डेजर्ट वाले प्लांट्स। अब डेजर्ट वाले जो प्लांट्स हैं, अब ध्यान से सुनो, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, इसी के अंदर ना स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर स्टोमेटा, वो वाले सेल्स जो पानी को और गैसेस को आने जाने के लिए अलाउ करते हैं। अब जो बेचारे डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं वो चाहेंगे कि पानी वैसे ही उनके अंदर कम है तो जितना भी है वो सेव्ड रहे, राइट। अब एपिडर्मिस जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा थिक लेयर वाला होता है। वैक्स जो है उसकी कोटिंग उनके ऊपर थिक है, रीजन बीइंग पानी ज़्यादा बाहर इवापोरेट होकर ना चला जाए, जितना भी पानी उनको मिला है वो उनके अंदर सेव्ड रहे, इसलिए उनके ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिन बनी हुई होती है ताकि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो। जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि डेजर्ट प्लांट्स की बात करें। देन इनके जो सेल्स हैं एपिडर्मिस के कैसे होंगे? इलोंगेटेड, लंबे, फ्लैटेंड एंड डज नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये इसके सेल्स का नेचर हो गया। आगे देखो, बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, ये कैक्टस है, इसको हमने जूम कर दिया, ये वाली लेयर देख रहे हो, दिस इज वैक्सी क्यूटिकल जिसको क्यूटिन बोलेंगे। उसके बाद नीचे वाले जो सेल्स हैं एपिडर्मिस से बने हुए हैं, एक ही टाइप का सेल है जो पूरी लेयर को बना रहा है, दैट इज योर एपिडर्मिस। उसके नीचे फिर आपकी लीव्स वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा जिसको बोलेंगे मीजोफिल, पूरी इसकी लेयर आ जाएगी, पेलिसेड, एयर स्पेसेस वाले सेल, स्पॉन्जी टिश्यू, तो वो नीचे वाली लेयर होगी। मेन क्या देखना है? वैक्सी क्यूटिकल वाला एरिया हो गया वो कितना थिक है जीरोफाइटिक के अंदर, ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो इसके अंदर, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव कर सके। कीप्स प्लांट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, पानी चला जाएगा तो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, तो उसी से बचाने का काम हो गया इसका। आगे देखते हैं, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। वो तो जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात हो गई थी डेजर्ट की, और इसका फंक्शन क्या है? जैसे हमारी स्किन हमारे पूरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसे इनके अंदर भी एपिडर्मिस लेयर डेसिकेशन और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही है। ऑल्सो बैक्टीरियाज और जो फंगस वगैरह होती है ना, वो प्लांट्स को भी बीमारियां दे देते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है। रिड्यूसेस वाटर लॉस बाय इवापोरेशन, जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ, इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा अगर एपिडर्मिस थिक है तो। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? डिसीज कॉज करने वाले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are called pathogens। तो उनकी एंट्री ना हो, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस जो बीमारियां दे देते हैं प्लांट्स को, उनकी एंट्री से बचाता है ये एपिडर्मिस टिश्यू, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। अब एपिडर्मिस टिश्यू में मैंने एक और चीज़ की बात करी थी, स्पेशल सेल्स नोन एज स्टोमेटा, इस पर भी क्वेश्चन आता है तो देख लेते हैं। एपिडर्मिस के बीच में ही हमें स्पेशल या छोटे छोटे पोर्स दिख जाते हैं। ईच पोर हैज़ किडनी शेप्ड सेल्स जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे अगर मुझे स्टोमेटा सेल आपको बताना है कैसा होता है तो मैं क्या करूँगी, एक किडनी जैसा सेल इधर बना दूंगी और एक किडनी जैसा सेल इधर बना दूंगी, तो ये आपका स्टोमेटा बन गया। अब ये जो दो सेल्स बनाए हैं ना मैंने, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब ये इनका काम, नाम यही इसलिए सोचकर रखा क्योंकि इनका काम गार्ड जैसा है। ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है, यहाँ से ही गैसेस का आना जाना होता है। गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब जब ये गार्ड सेल्स हर टाइम नहीं ओपन रहेंगे, ये ओपन और क्लोज होते रहते। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल हो जाएगा तब ये फूल जाएंगे और ये एरिया क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जब गार्ड सेल्स किससे भरे हुए होते हैं? वाटर से भरे हुए होते हैं। बट जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये गैसेस चाहिए, वाटर की ज़रूरत है प्लांट्स के अंदर, तो ये पोर खुल जाता है। और ये पोर कब खुलेगा? जब इसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। तो गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोजेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स, कि क्या रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर।
तो अब देखते हैं, each stomata has two kidney shaped called guard cells. Guard cells are epidermal cells which contain chloroplast, rest are colorless. Another important point, guard cells ही ऐसे cells है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, बाकी जो लेयर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल है, यानी कि इनका कलर कैसा होगा, ग्रीन। बाकी सेल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। एपिडर्मिस वाले सेल्स की बात हो रही है। आगे देखते हैं, इनका फंक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गैसेस को एक्सचेंज करना, रेस्पिरेशन करना, वाटर वेपर भी इन्हीं स्पोर्स के थ्रू अंदर और बाहर जाता है। तो स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके बिना तो प्लांट्स फंक्शन कर ही नहीं सकते। तो हमने परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू को खत्म कर लिया। पेरेन्काइमा का नेचर, अकरेंस, फंक्शंस कंप्लीटली डन। सेम विद कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसी में ही हमने एपिडर्मिस टिश्यू भी पढ़ा और स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके अंदर आता है फ्लोम और जाइलम। फ्लोम और जाइलम बहुत ही स्पेशल टिश्यू है, इनको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मैंने आपको पहले बताया था ये टिश्यू ना अलग अलग सेल्स से मिलकर बना हुआ है, एक ही टाइप के सेल्स नहीं है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जाइलम टिश्यू का मेन काम होने वाला है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वाटर सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर एब्जॉर्ब होता है और किसी पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब इसकी जो मूवमेंट होगी, पानी को जो पहुंचाना है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऊपर तक पानी को लेकर जाना होता है, तो वो जो कैरियर का काम है ना, वो कौन सा टिश्यू करने वाला है, जाइलम। और ये मिनरल्स सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स होकर प्लांट्स के अंदर एंटर करते हैं और सेल टू सेल मूव करते करते ऊपर वाले पोर्शन तक पहुंच जाते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स यूनिडायरेक्शनली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिडायरेक्शनली ट्रैवल करता है। यूनि का मतलब होता है वन, डायरेक्शन यू ऑलरेडी नो। अब अगर मैं यहाँ पर प्लांट बना देती हूँ एक छोटा सा, तो रूट्स का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इन वाले सेल्स को भी तो पानी चाहिए, यहाँ पर जो सेल्स हैं उनको भी पानी चाहिए, तो ये जाइलम टिश्यू नीचे से पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। अब एक ही डायरेक्शन रहेगी इसकी हमेशा, अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा हमेशा, नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए जाइलम टिश्यू के लिए क्या लिखा है, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिकल मतलब टिप पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब टॉप पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो टिप्स पर होंगे, सबसे ऊपर होंगे, उसको बोलते हैं एपिकल। इसके दो और कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स इसी के टाइप के सेल्स हैं, ये डेड होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी और इनका मेन काम ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। अब हम देख लेते हैं फ्लोम के बारे में। फ्लोम का मेन फंक्शन है फूड को कंडक्ट करना, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स बाई डायरेक्शनली। अब इसका भी रीजन है कि ये बाई डायरेक्शनली क्यों मूव करता है। बाई मीन्स टू, डायरेक्शन यू ऑलरेडी नो। फूड को ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो फूड कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। फिर से मैंने देखो ये ट्री बनाया और इसके अंदर यहाँ जो लीफ प्रेजेंट होगी वो खाना बनाएगी, दैट इज द किचन ऑफ द प्लांट। अब ये चाहेगी कि नीचे वाले पार्ट्स तक भी खाना जाए और ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक भी खाना जाए, तो ये दो डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, फंक्शन क्या है कि इट वर्क्स बाई डायरेक्शनली, दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। देन इसके भी और कंपोनेंट्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ है। उनमें से एक तो है सीव ट्यूब्स और एक है कंपेनियन सेल्स। इनका काम क्या है, ट्यूब्यूलर है ये, मतलब ये जो काम करेंगे ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगे, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा इनका, ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। और परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम चाय को जिसमें से फिल्टर करते हैं, सीव बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर पोर्स होते हैं ना, सेम ये काम करता है। इसके अंदर भी वॉल्स के अंदर हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि ये परफोरेटेड सेल वॉल वाले होते हैं, यानी कि इनकी सेल वॉल के अंदर पोर्स ज़्यादा होंगे ताकि फूड का आना जाना ईजिली हो सके। आगे हमें देखना है
और फंक्शंस क्या हैं इसके, और डिफरेंसेस क्या हैं, पहले एक बार डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ लो। ये जाइलम टिश्यू हो गया, वो फ्लोएम टिश्यू हो गया। अब जाइलम के बारे में पढ़ा था कि ये नीचे से ऊपर जाएगा हमेशा, तो कैसी डायरेक्शन है इसकी, यूनिडायरेक्शनल। नाउ इसके अंदर हमें कोई एंड वॉल नहीं दिख रही है सेल्स के बीच में, इसको कंपेयर करो, यहाँ पर बीच में एंड वॉल्स आ गई हैं, टिश्यू के बीच में लेयर्स आ रही हैं जहाँ पर गैप मिल रहा है उसको। अब देखो इसके अंदर वन वे फ्लो, एक ही साइड मूवमेंट होगी। अब इसमें एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टिफन विद लिग्निन। सो इफ यू रिमेंबर स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेड टिश्यू था, उसके अंदर भी लिग्निन था, राइट। तो यहाँ पर भी जो वॉल है इसकी, ट्रैकिड्स और वेसल्स थे, उनका नेचर था डेड सेल्स। अब वो डेड हैं तो उनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, जो कि हमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर भी देखने को मिल रहा था, डेड थे ना वो, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, लिग्निन, इसलिए लिखा हुआ है स्टिफन विद लिग्निन। अब फ्लोएम टिश्यू पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर टू वे फ्लो है, ऊपर भी और नीचे भी जाएगा। आपको ये भी पता है बीच में इस तरीके से सीव्स आ जाती है जो फूड को फिल्टर करती रहेंगी और स्पेसेस होंगे इनके बीच में। तो एंड वॉल्स विद परफोरेशंस मतलब विद पोर्स एंड इट विल ट्रांसपोर्ट फूड। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या फंक्शंस हैं इसके, और डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। जाइलम पेरेनकाइमा नाम का भी टिश्यू होता है, 4 कंपोनेंट्स थे इसके, एक था ट्रैकिड्स, एक है वेसल्स, जाइलम वेसल्स भी बोल सकते हैं, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 4 अलग अलग कंपोनेंट होंगे जाइलम टिश्यू के, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या हो गया, फूड स्टोर करने का। इसके अंदर भी स्टोरेज का काम, आप पेरेनकाइमा याद करो, जब पेरेनकाइमा सबसे पहले पढ़ा था तो उसका मेन फंक्शन स्टोरेज का था। अब जाइलम टिश्यू के अंदर क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग सेल्स हैं, तो इसमें जाइलम पेरेनकाइमा नाम के भी सेल्स हैं, वो जाइलम पेरेनकाइमा फूड को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स हमेशा डेड होते हैं नेचर में। इन 4 टाइप्स में से ना सिर्फ पेरेनकाइमा है जो कि लिविंग है, फाइबर तो हमेशा ही डेड होगा। ट्रैकिड्स और वेसल्स का नेचर भी कैसा है, डेड। तो इन चारों में से सिर्फ जाइलम पेरेनकाइमा है जो कि लिविंग सेल्स है। सपोर्टिव इन फंक्शन, फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट देना, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट पेरेनकाइमा ऑल कंपोनेंट्स आर डेड, ये पढ़ लिया हमने। अब फ्लोएम पे आ जाते हैं फिर से। इसकी भी 4 कंपोनेंट्स में इजी करने के लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो होंगे सीव ट्यूब्स। इसका नाम सीव ट्यूब्स क्यों रखा बच्चों, क्योंकि बीच में क्या है, पोर्स है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये भी हो गए इसके अंदर, और होंगे इसके अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा जैसे जाइलम के अंदर था, और लास्ट हो जाएगा फ्लोएम फाइबर्स जैसे जाइलम के अंदर। तो ये दोनों तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, दोनों में है। उसके बाद सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इसके अंदर अलग से। फ्लोएम पेरेनकाइमा अगेन इसका काम क्या होगा, फूड को स्टोर करना एंड हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। लेटरल कंडक्शन मतलब साइडवेज कंडक्शन, इधर भी तो हो सकता है सेल्स होंगे और उनको फूड पहुंचाना है, तो वो भी कौन करेगा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। उसके बाद फ्लोएम फाइबर, फाइबर वर्ड आ गया ना, डेड होगा नेचर में, तो इसका काम फिर से क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। उसके बाद फ्लोएम फाइबर के अलावा तीनों इसके अंदर कैसे हैं, लिविंग है नेचर में। इसके अंदर ज्यादातर डेड सेल्स थे जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर ज्यादातर लिविंग सेल्स है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर ऐसा है जो कि डेड है। तो ये डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोएम और जाइलम के अंदर डिफरेंसेस बताने होंगे। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, सिर्फ हमने उसके कॉम्प्लेक्स टाइप तक वो खत्म हो गया था। हमें कौन से पढ़ने थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम और फ्लोएम, उसके बाद और कोई डिविजन्स नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए प्लांट टिश्यू रिवाइज कर देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने वाले, जब डिवाइड करना बंद कर दिया तब वो बन गए परमानेंट टिश्यू के अंदर। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद जब हम परमानेंट पे आ जाते हैं तो उसकी 2 डिविजन्स हो गई कि सेल कितने हैं, ठीक है।
एक हो गया सिंपल कि एक ही टाइप के सेल्स बने हुए हैं, एक हो गए कॉम्प्लेक्स जिसमें ज्यादा टाइप्स के सेल्स देखने को मिल रहे थे। सिंपल के 3 टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पर कॉम्प्लेक्स के फिर 2 टाइप्स हो गए थे, जाइलम और फ्लोएम। फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपको वो याद हो जाएंगे। अब जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसको भी हमने फ्लो चार्ट से ही पढ़ना है। सबसे पहले एनिमल टिश्यू को मेनली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर इनके पार्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपी वर्ड आता है ना, एपी का मतलब जैसे एपिडर्मिस में हमने पढ़ा था आउटर, ऐसे एपिथेलियल में भी एपी का मतलब क्या होता है, आउटर। तो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन कर रहा था, प्लांट्स में सबसे बाहर वाली लेयर थी। तो हमारे अंदर जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन वाली लेयर है एनिमल्स के अंदर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू होगा ये, ज्यादातर ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है। देखो स्किन तो है ही है जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे अंदर की जो ऑर्गन्स है ना, या फिर इनफैक्ट ब्लड वेसल्स की बात भी करें, सबके पास एक सबसे बाहर वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है उनकी प्रोटेक्शन और कवरिंग के लिए। वहां पर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा। अब ऑर्गन की लोकेशन और साइज पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू उसके ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम लिवर को कंपेयर करें ब्लड वेसल से, तो लिवर तो एक बड़ा सा ऑर्गन हो गया, उसके बाहर बड़ी अच्छी सी एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी। बट वहीं पे अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये तो बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं ना, तो इसके अंदर दूसरे टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको इतना समझ आया, सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को भी एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है। टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे इनके अंदर, मतलब नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वामा वर्ड का मतलब होता है स्केल्स, स्केल जैसा। तो ये जो छोटे छोटे स्केल्स हैं ये एक फ्लोर की तरह, जैसे फ्लोर पे हमें टाइल्स देखने को मिलती है ना, पूरे घर को कवर कर रही होती है, इसी तरीके से ये वाला टिश्यू होता है। ये हमें मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पर कैविटीज वाला एरिया होता है, जैसे कि माउथ, फूड की जो पाइप है उसकी जो लाइनिंग होगी उसमें ये टिश्यू होगा। उसके साथ साथ नोज के अंदर, ब्लड की वेसल्स के अंदर हमें ये वाला टिश्यू देखने को मिलता है। क्या नाम है इसका, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। थिन है तभी ऐसी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी जो आउटर लेयर होगी दैट विल बी थिन। फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स, माउथ, ईसोफेगस, नोज, एल्वियोलाई यहाँ पर मिल रहा है। एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एक और स्पेशल टिश्यू हो गया। स्ट्रैटिफाइड का मतलब पता है क्या होता है, लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स जब एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती है उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस बोलते हैं। तो ये मल्टी लेयर्स हो गई। इसी की बहुत सारी लेयर्स बना दो, इसके नीचे बहुत सारे ऐसे सेल्स रख दो, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। नाम में ही आ रहा है क्यूबॉइडल, तो इनका नाम क्यूबॉइडल रखा होगा क्योंकि इनकी शेप क्यूब जैसी हो जाती है। ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेल्स की। दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी याद है, किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो यूरिन को या वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होंगे, उसके अंदर ये क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। उसके बाद थायराइड वेसाइकल्स, थायराइड जो कि ग्लैंड होता है हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट होगा, वहाँ उसके वेसाइकल्स के अंदर ये मिलेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन वाली लेयर है उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, उसके अंदर भी हमें कौन से टिश्यू देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट आ गया कॉलमनर एपिथेलियम, ये भी इसके नाम पर देखकर हमने रख दिया। ये हमें देखो ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स में देखने को मिलता है, और इनका न्यूक्लियस अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड में है, नीचे की साइड है, तो ये इसको स्पेशल बनाएगा। टॉल सेल्स, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस, ऐसे इसको स्पेशल फीचर याद कर लोगे ना, आपको सब याद हो जाएगा। फिर कहाँ मिलेगा, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे देखो डाइजेशन वाले ग्लैंड्स आ गए ना, उसके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम है। स्टमक डाइजेशन में हेल्प करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो वॉल होगी उसके अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियम है। गॉल ब्लैडर भी। उसके बाद ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ना एग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी और फर्टिलाइजेशन,
एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी ओविडक्ट में होता है। उसकी जो वॉल्स है उसके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू मिला। अब ये क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइज टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो सेल्स है कभी कभी इस तरीके से अंदर की साइड मूव कर जाते हैं। अब ये चेंज हो गया ग्लैंड के अंदर और इसका नाम क्या बन गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यही अंदर की साइड फोल्ड होकर जो टिश्यू बना लेंगे दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन से टिश्यू से बनता है। फिर आ गया सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब सिलिया वाले। अब सिलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर को सिलिया बोलते हैं। क्यूबॉइड शेप वाले सेल्स होंगे ये, इसके ऊपर सिलिया होगा। अब सिलिया का फंक्शन हमारी बॉडी में कहाँ का रिक्वायर्ड है, देखो स्पर्म डक्ट्स, क्योंकि स्पर्म के डक्ट्स को सेल्स को आगे पुश करना है। ये सिलिया का काम लोकोमोशन का होता है, मूवमेंट का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो धीरे, ये सिलिया ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। अभी ऐसे वेव स्ट्रक्चर में मूव करेंगे और सेल को धीरे धीरे आगे पहुंचा देंगे। तो जहाँ पर इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर सिलिया वाले सेल्स मिल जाएंगे आपको। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स के अंदर भी, क्योंकि ओविडक्ट्स को एग्स को आगे ट्रांसपोर्ट कराना है। सो इसीलिए उसके अंदर भी कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा जिसमें सिलिया होगा, तो नाम है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और आपको इसके अंदर इसके डायग्राम से पता चल रहा होगा, ये है तो कॉलमनार जैसे ही, साइड में बस सिलिया लगा हुआ है। आगे देखो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम में ही आ गया ना, कनेक्ट करने वाले। तो वो टिश्यू जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ समटाइम्स दे माइट बी लूजली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच में गैप हो सकता है। एंड एक जो आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते टाइम याद रखना है कि हमेशा एक मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर सेल्स होंगे। मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होंगे और वो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रहे होंगे। अब कुछ सेल्स के अंदर तो ये मैट्रिक्स जेली जैसा हो सकता है, फ्लूइड जैसा हो सकता है, और कुछ सेल्स के अंदर काफ़ी हार्ड हो सकता है, जैसे कि बोन्स के अंदर। ओके, मैट्रिक्स जेली जैसा, फ्लूइड जैसा या फिर हार्ड, अलग अलग सेल्स में हम देखेंगे। एंड उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स एम्बेडेड होंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले आ गया ब्लड। तो अगर ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, लिक्विड है, फ्लूइड है, राइट। प्लाज्मा होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, इसको आप ध्यान से समझते हैं। इसका लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा बोल दिया उसको। अब इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और एलिमेंट्स, ये दोनों मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं ब्लड। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे। और एलिमेंट्स में आ जाते हैं 3 टाइप के ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। मान लो हमें ब्लड बनाना है तो हम सबसे पहले तो उठा लेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 95 to 97% तो वाटर होता है, और उसके अंदर होंगे फिर रेस्ट जो परसेंटेज बच गया उसके अंदर होंगे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ये सब डाल दो तो हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा रेडी हो गया। सबसे पहले हमने वाटर लिया 95 to 97%, उसके अंदर प्रोटीन्स डाल दिए, हार्मोन्स डाल दिए और सॉल्ट्स डाल दिए। अब हमारा प्लाज्मा रेडी हो गया। प्लाज्मा ही रेडी हुआ है, अभी तो हमें पूरा ब्लड बनाना है, तो हम साथ में डाल देंगे फिर रेड वाले सेल्स जिनको आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब इसका कलर हो जाएगा रेड। साथ ही साथ हमें डालने हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये अब किस में हेल्प करेंगे, इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। फिर हम डाल देंगे लास्ट में प्लेटलेट्स नाम के सेल्स। हमारा ब्लड पूरा रेडी हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कितनी बार देखा होगा कि एक्सीडेंट के टाइम पे या फिर अगर माइनर सा कट हमारी स्किन पर लग जाता है तो धीरे धीरे वहाँ से जो ब्लड निकला है वो क्लॉट हो जाता है, वहीं पर जम जाता है। वो हमारी बॉडी ने खुद हील करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ दीज सेल्स नोन एज प्लेटलेट्स। अब ये जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है ये डेंसिटी के हिसाब से है। जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर डिपॉजिट हो गया, और ये जो सेल्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये नीचे डिपॉजिट हो गए। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा।
ये ब्लड वेसल है जो आपको ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर प्लाज्मा फ्लो कर रहा होता है और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि आपको मैंने बता दिए। एलिमेंट्स हो गए 3 तो मेन सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन्स, हार्मोन्स, दुनिया भर के सॉल्ट्स घूम रहे होंगे। ठीक है, ब्लड का फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, ब्लड के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका फंक्शन आपने पढ़ लिया। दैट रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर होगा हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट। ये हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है हमारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यानी कि आरबीसीज के बिना ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ऑक्सीजन जा रही है उसके अंदर बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा डाइजेस्टेड फूड जो है वो भी ब्लड के अंदर मिक्स होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हार्मोन्स आपको पता ही है, वेस्ट मटेरियल भी ब्लड के अंदर ही डिपॉजिट होता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो मेन काम ब्लड का हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। उसके बाद हमने ब्लड में WBCs भी पढ़ा था। तो WBCs वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये फॉरेन पार्टिकल से फाइट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं। सोल्जर्स भी बोल सकते हैं हम इनको हमारी बॉडी के। देन उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन मैंने आपको बताया है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो जाएगी वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देगा। इसके अंदर स्पेशल हार्मोन्स वगैरह होंगे, थ्रोम्बिन नाम का सेल होता है, वो जाकर उस जगह पर डिपॉजिट हो जाता है और फाइबर जैसे स्ट्रक्चर में ब्लड को चेंज कर देता है और ब्लड का फ्लो जो है वो इंजरी से रुक जाता है। तो ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म हो गया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर ना प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं और उनके अंदर ये क्लॉटिंग वाला मैकेनिज्म नहीं हो सकता। अगर उनको छोटी सी भी चोट लग जाती है तो वहाँ से पूरी बॉडी का ब्लड भी ड्रेन हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं पेशेंट्स, किसी केस में किसी इंजरी के टाइम पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बाहर से इंजेक्शंस लगाकर उस ब्लड को क्लॉट करने की कोशिश करते हैं या फिर समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ POP प्लास्टर से भी उस जगह को बंद करने के लिए कोशिश की जाती है कि ताकि जो फ्लो है ना ब्लड का वो रुक जाए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अनदर इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कंपोनेंट या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ काफी हद तक ब्लड के जैसा ही है, बट क्या डिफरेंसेस हैं कि लिम्फ का जो कलर होगा वो पेल येलो होगा। नाउ कैन यू थिंक ऑफ द रीजन कि लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है उसके कलर की वजह से। द रीजन बीइंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो था, रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन वाले एब्सेंट होते हैं लिम्फ के अंदर। बाकी मोस्टली जो कंपोजिशन होगा ना लिम्फ का वो ब्लड जैसा ही होता है, कुछ प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो मोस्टली लिम्फ के अंदर आपको WBCs देखने को मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का भी कौन सा टाइप, लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। दे आर वेरी अबंडेंट और उनका काम है एक्चुअली इम्यून सिस्टम बनाना। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से हमें बचाता है, तो वही काम कर रहा है लिम्फ। इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या फंक्शन आने वाले, तो लिम्फ का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। ये ट्रांसपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि ब्लड कर रहा था, मेनली ग्लूकोज एंड सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। साथ ही साथ ये वेस्ट सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ सो मैनी लिम्फोसाइट्स कि ये इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। तो लिम्फ के ये दो मेन फंक्शंस आपको पढ़ने हैं और इसका नेचर पढ़ना है कि ये कलरलेस है, इट डज नॉट हैव RBCs एंड कुछ ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो इसके अंदर एब्सेंट है। वैसे मोर और लेस ये ब्लड जैसा ही होता है। जिस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है ना, ऐसे लिम्फ भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है और वो ट्रैवल करता है लिम्फैटिक वेसल्स में, यानी कि वो ट्यूब जिसके अंदर लिम्फ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उन ट्यूब्स का नाम है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, सो अभी इतना ही पढ़ना है, लिम्फ का ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें पढ़ना है अनदर इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स। बोन हमारी पूरी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है ना, उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। इमेजिन करो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बोन ही नहीं होती तो सिर्फ फ्लैश होता, हमारी बॉडी को जो फ्रेमवर्क मिला हुआ है वो नहीं मिल पाता विदाउट बोन्स। सो
अब बोन्स जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके एक फ्रेमवर्क दे रही हैं। अगर हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट दोनों इतने अलग हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स। बोन के अंदर हार्ड मैट्रिक्स होता है, वेयर एज ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स था वो फ्लूइड मीडियम था, प्लाज्मा। इसके अंदर मैट्रिक्स हार्ड होने वाला है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही मिलकर बना हुआ है। और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए भी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। रेफरेंस के लिए अगर हम ये डायग्राम देखें, ये बोन है राइट, इसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, एंड अंदर से जो बोन होगी ना वो सॉफ्ट होती है, बाहर जितनी हार्ड नहीं होती, इसलिए अंदर से उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, क्योंकि वो अंदर से सॉफ्ट होने वाली है। एयर स्पेसेस होते हैं बोन के अंदर। एंड इस एरिया में अगर हम देखें तो आपको ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल जाएंगी। सो इतना ही पढ़ना है आपको बोन के अंदर, इतना ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे। सारे जो मैंने आपको लेबलिंग्स बताई हैं सिर्फ वही देखनी है। अंदर होता है बोन मैरो, उसी के अंदर नर्व्स भी जा रही होती है और अंदर से बोन सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको स्पॉन्जी बोन भी बोल देते हैं। वैसे बोन का मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होगा। आगे इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, एक पूरा जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनाएगा। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अपनी जगह पर प्लेस्ड है, वो भी बोन्स की वजह से ही है। एंकर्स द मसल्स, मसल और बोन भी आपस में कनेक्टेड होती है ताकि पूरी बॉडी को ना एक फ्रेमवर्क मिल सके, तो वो भी एक तरीके का फंक्शन है। इस तरीके से हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है। आगे देखते हैं दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास है, दैट इज टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं ना, ये इस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करे। बोन खुद भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन और मसल को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होगा दैट इज टेंडन्स। इनके अंदर बहुत कम मैट्रिक्स होगा एंड देयर मेन फंक्शन is to connect bones to muscles and provides strength to the tissues। ये क्या करेगा, बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करेगा, और ऑफ कोर्स अगर कनेक्शन होगा तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, इसीलिए इसका फंक्शन लिखा हुआ है दैट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। नाउ लेट मी रिपीट फॉर यू। टेंडन्स का काम है बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करना। बोन्स तो आपको पता है पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, टेंडन्स बोन और मसल्स को। इसके बाद जो आने वाला है नेक्स्ट टिश्यू दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट के अंदर भी बहुत कम मैट्रिक्स होता है और ये बोन और बोन को आपस में कनेक्ट कर देता है। एक बार फिर से समझ लो, जो टेंडन्स हैं वो क्या करेंगे, जिससे इस तरीके से यहाँ पर मान लो हम एक बोन बना देते हैं, बोन के आसपास आपको मसल्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इस तरीके से उसके ऊपर अटैच्ड होती है मसल्स। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा ना इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, वो टिश्यू कौन सा होने वाला है, टेंडन्स होने वाला। इसीलिए बोलते हैं कि इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। इसके बाद जो लिगामेंट है वो क्या करता है, बोन को आपस में जोड़ रहा है, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि ये जॉइंट्स पे मिलेगा हमें। ये हमने एक बोन बनाई और यहाँ जो दूसरी बोन इसके साथ अटैच्ड होगी तो इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो टिश्यू आपको मिलेगा उसका नाम है लिगामेंट्स। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक बोन हो गई, ये नीचे वाली बोन हो गई, यहाँ पर जो टिश्यू देखने को मिल रहा है ना दैट इज लिगामेंट। इसका नेचर कैसा होगा फिर, ये हार्ड नहीं होता, इट इज इलास्टिक टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर इस जॉइंट का मतलब ही यही है कि मूवमेंट हो सके। और अगर ये हार्ड होता तो क्या मूवमेंट पॉसिबल होती, बिल्कुल नहीं। दैट इज वाई इट इज एन इलास्टिक टिश्यू एंड हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ। इतना इलास्टिक भी नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो सके। जैसे यहाँ पर हम अपने हैंड्स की बात करें, यहाँ पर जॉइंट आ रहा है राइट, दो बोन्स यहाँ पर मिल रही होंगी, ह्यूमरस बोन और रेडियस और अल्ना के बीच में यहाँ कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ लिगामेंट टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब इसकी इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम 360 डिग्री पे अपने हैंड को मूव कर सके, हमारी एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रही है। तो हर जगह के अकॉर्डिंग लिगामेंट एक लिमिटेड इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है अनदर इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, एडिपोज टिश्यू। बहुत आसान है ये कहाँ प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन।
हमारी स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू, और इसकी दूसरी लोकेशन है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में भी ये वाला टिश्यू आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके सेल्स जो हैं उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। स्किन के नीचे आपको पता ही होगा कि स्किन जो है वो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि जब भी ठंड का टाइम होता है तो हमारी स्किन जो है वो कुछ हद तक हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हीट प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर नहीं जाने देगी, राइट? दैट इज द फंक्शन ऑफ स्किन एंड उसके नीचे की जो लेयर्स होती है। और भी फंक्शंस होते हैं, एक इंसुलेशन का फंक्शन भी होता है। जो हम स्नो एरियाज में एनिमल्स को देखते हैं उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी थिक होती है ताकि वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर ना स्किन के जस्ट नीचे ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, तभी नाम क्या रखा हुआ है? फैट ग्लोब्यूल्स। अब ये फैट ग्लोब्यूल्स काम क्या करेंगे? इंसुलेशन का काम करेंगे। दे प्रोवाइड इंसुलेशन टू आवर बॉडी, हीट हमारी बॉडी के अंदर ही रहने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। सो दिस इज द फंक्शन। आगे देखो, दिस टिश्यू ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो ये हमारी स्किन है, ये यहाँ पर हेयर फॉलिकल हो गया, यहाँ से हेयर ग्रो करता है। इसके नीचे आप देखो ये सबक्यूटेनियस, इसको छोड़ दो, आपको सिर्फ ये देखना है एडिपोज टिश्यू। तो ये हमारी स्किन की लेयर हो गई और यहाँ पर जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, ये कौन से हैं? एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं। तो ये इसलिए बताने के लिए कि स्किन के जस्ट नीचे हमें एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है और ऑर्गन्स के बीच में भी एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू के बाद एक और टिश्यू आपको पढ़ना होता है, दैट इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर नाम से कुछ याद आया होगा? एरियोलर यानी कि एयर स्पेसेस। एक ऐसा टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर जो जहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना सेल्स के बीच में या ऑर्गन्स के बीच में या स्किन और मसल के बीच में, वहाँ एरिया कवर कर लेगा ये टिश्यू जाकर। तो ये स्किन और मसल्स को भी आपस में कनेक्ट करता है, और जहाँ पर हमारी बॉडी या ऑर्गन्स के बीच में फ्री स्पेसेस देखने को मिलते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है एरियोलर टिश्यू। ये एनसीईआरटी का ही है, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया है कि एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? एक तो प्रेजेंट होगा स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है, स्किन और मसल्स के बीच में होगा। और कहाँ पर देखने को मिलता है हमें ये? बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, जहाँ फ्री स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ये एरियोलर टिश्यू उस जगह को फिल कर देता है। ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, मैं एरियोलर बोल रही हूँ यानी कि एयर स्पेसेस की बात हो रही है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एडिपोज टिश्यू फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करता है, बिल्कुल अलग फंक्शन है इसका। और दूसरा जो एरियोलर टिश्यू है उसका काम है एयर, जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर फ्री स्पेसेस है वहाँ पर उसको कवर कर देगा। ऑल्सो इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। एक तो हार्ड मैट्रिक्स वाला टिश्यू हो गया जैसे कि बोन, इसके अलावा एक और टर्म आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों के बाद आपको जो नेक्स्ट टिश्यू पढ़ना है दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स वाला टिश्यू होगा। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स की मसल्स होती हैं, 3 मेजर टाइप्स की मसल्स होंगी। एक होती हैं वॉलंटरी मसल्स, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव करा रहे हैं, मेजर डिवीजन है इसका। उसके बाद सेकंड होती है जो अपने आप काम कर रही है मसल्स, हमें उनको काम कराने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी होती है हार्ट की मसल्स, वो भी अपने आप ही काम कर रही हैं बट एक सेपरेट कैटेगरी है जिनको हम कार्डियक मसल्स बोल देते हैं। कार्डियक वर्ड जहाँ भी आता है मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप्स की मसल्स मैंने आपको बताई, एक जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक अपने आप जो फंक्शन कर रही हैं मसल्स, उसके बाद हो गई हार्ट वाली मसल्स। अब यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। मसल्स का काम ही क्या है? मसल्स बोन के साथ मिलके बॉडी के अंदर मूवमेंट कराता है। मसल कंटेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स जिनका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये ही प्रोटीन्स होते हैं, अब जब भी मसल मूव करती है तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी अपने सेल्स को छोटा कर लेगी, अपने शेप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेगी,
या फिर दूसरा वर्ड होता है रिलैक्स, पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ गई, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। जैसे अगर मैं अपने हैंड की बात करूं तो हम यहाँ वाली मसल्स को देख रहे हैं जो बीच में है, तो मैंने इनको ऐसे कर लिया, मतलब यहाँ की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मैंने हाथ को ओपन कर लिया मतलब वो फिर से रिलैक्स हो गई। तो इसी तरीके से सारी मसल्स का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसको आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा प्रोटीन होता है मसल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है। आगे देख लेते हैं, जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे ना, वो यही 3 टाइप्स हैं। ये बड़े सुंदर से डायग्राम आपको दिख रहे होंगे जो आपको एक्चुअली अपने एग्जाम्स में ड्रॉ करने हैं। तो एक के बाद हम एक मसल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो मसल की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज स्मूथ मसल, उसके बाद एक आती है स्केलेटल मसल, और थर्ड होती है कार्डियक मसल। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हार्ट की मसल है जो हमारे हार्ट में होगी। अब स्केलेटल और स्मूथ मसल्स क्या होती है, सबसे पहले ना हम स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल वो मसल्स हैं जो हम अपनी विश के अकॉर्डिंग मूव करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड टीचिंग यू एंड मूविंग माई हैंड्स, राइट। तो ये जो मूवमेंट हो रही है हैंड्स की, ये मेरे स्केलेटल मसल्स हैं जो अपने आप काम कर रहे हैं। आप जो भी अपनी विश के अकॉर्डिंग मसल को मूव कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल, क्योंकि हम इसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है वॉलंटरी मसल, क्योंकि ये हम वॉलंटियर करके मूवमेंट करा रहे हैं। तो बड़ा आसान है याद करना, स्केलेटल मसल एंड वॉलंटरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद इसको स्ट्राइएटेड भी बोलते हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब होता है बैंड्स। स्ट्राइएशंस का क्या मतलब होगा, बैंड्स। अब जब इस मसल को हमने बड़े अच्छे से जूम करके स्टडी किया तो हमें इस मसल में ना बैंड्स दिखते हैं। मान लो ये मैंने ऐसे मसल बनाई, ये काफ़ी लॉन्ग होगी दिखने में, सिलेंडर शेप की होगी, इसीलिए एक इसका फीचर ये भी बन जाता है कि ये सिलेंड्रिकल है। अब हमें इसके ऊपर बैंड्स देखने को मिले, लाइट बैंड, पहले लाइट दिखा फिर डार्क बैंड दिखा, फिर से हमें लाइट बैंड दिखा, और ये जो मैं फिल कर रही हूँ ये हमें डार्क बैंड दिख गया। तो ऐसे हमें इसके ऊपर बैंड्स देखने को मिले, लाइट और डार्क। ये हमें और किसी मसल में नहीं दिखा, तो इसका एक फीचर हमने क्या रख दिया, दैट इट इज स्ट्राइएटेड, मतलब इसके ऊपर बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड। ठीक है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस ना सेंटर में नहीं होता है, न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट है, यहाँ ऐसे। तो जब भी किसी सेल के साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर में नहीं होता, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरीफेरी, यानी कि बाहरी तरफ पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। ये डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। मैं आपको इसकी ये वाली पिक्चर भी अगर दिखाऊं तो ये जो आपके फर्स्ट वाले हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। अब ये आपको डार्क पिंक और लाइट पिंक वाला कलर दिख रहा होगा, है ना, दीज आर द स्ट्राइएशंस, बैंड्स बोलते। उसके बाद न्यूक्लियस को देखो जरा, सेंटर में नहीं है कोई भी न्यूक्लियस, ये साइड में इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। तो इसीलिए हम एक पॉइंट लिखेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, बाहरी तरफ, यानी कि पेरीफेरी में प्रेजेंट है। क्योंकि हम इसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं तो ये वॉलंटरी है एंड सिलेंड्रिकल शेप है ना इसकी। हो गए सारे फीचर्स लर्न आपको। एंड नॉट ब्रांच्ड, एक ये फीचर भी होता है। इसको और इसको कंपेयर करो, इस मसल में साइड में भी ऐसे पतली पतली लेयर्स आपको दिख रही हैं, इसमें नहीं दिख रही ना, इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस नहीं है। आप तीनों मसल्स को कंपेयर करके पढ़ना। अब हम स्केलेटल मसल के सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, हमें इसके अंदर बैंड्स दिखते हैं, इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, ब्रांचेस नहीं निकली हुई उसमें से, न्यूक्लियस जो है वो साइड में प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट वन वॉलंटरी, क्योंकि हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल्स जो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लिम्स में प्रेजेंट होता है, हैंड्स में, लेग्स में, या जहाँ जहाँ भी हम अपनी मूवमेंट कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल के अंदर हमें फर्स्ट फीचर पढ़ना है नॉन स्ट्राइएटेड। इसके अंदर अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको इसके अंदर ना बैंड्स नहीं दिखेंगे। देखो इसके अंदर जो आपको क्लियरली ये स्ट्राइएशंस दिख रही थी, ये है आपकी स्मूथ मसल। इसके अंदर कोई भी आपको बैंड नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं। इसकी शेप भी इससे कितनी अलग है,
इसका ये सेल उठाओ तो सिलेंडर शेप का हमें दिख रहा है। इसके सेल्स को जब हम अलग अलग करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से शेप बन रही है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा सेल, और ये आपस में इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जब शेप होती है ना कि साइड में से पॉइंटेड हो, ऐसी शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। तो जो स्मूथ मसल्स है उनकी शेप है स्पिंडल। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एक्चुअली? ये वहाँ प्रेजेंट है जहाँ पर अपने आप मूवमेंट हो रही है, हमें मूव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि बात करते हैं आपके फूड पाइप की, आप खाना माउथ में च्यू करते हो, यहाँ वाली जो सारी मसल्स है वो वॉलंटरी है, हम जब चाहेंगे तभी च्यू करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हम च्यू भी नहीं करेंगे, राइट? तो ये तो हो गई हमारी स्केलेटल मसल्स। फूड पाइप में जाने के बाद हम खाने को नहीं रोक सकते, उसका पूरा का पूरा डाइजेशन होगा स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक, आप बीच में खाने को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दैट इज इनवॉलेंट्री, मतलब वो अपने आप काम कर रहा है। और हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी जो मसल्स डली हुई है ना मूवमेंट कराने के लिए, दोज आर स्मूथ मसल्स। इसलिए एक और फीचर हो गया इसका इनवॉलेंट्री। शेप अभी हमने देखी, सिलेंड्रिकल इसकी होती है, इसकी शेप स्पिंडल शेप की होगी जो ऐसी कुछ होती है। ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस, इसके अंदर भी ब्रांचेस नहीं थी, इसके अंदर ब्रांचेस हैं नहीं। ये हार्ट वाली मसल है, इसके अंदर ब्रांचेस मिलती हैं बस, इसके अंदर ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, तो एक और डिफरेंस हो गया, नॉट ब्रांच्ड। उसके बाद न्यूक्लियस, यहाँ पर तो न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट था, जब आप इस वाली मसल को ड्रॉ करोगे ना तो न्यूक्लियस आपको सेंटर में ही दिख जाता है। आप डायग्राम खुद भी बनाकर आ सकते हैं। जब आपको इसका डायग्राम बनाना होगा, आपने ऐसे 2-3 सेल्स बना दिए बस, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है ना। इस तरीके से स्पिंडल शेप आपने ड्रॉ कर दी। अब आपको पता है न्यूक्लियस वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ बड़ा सा न्यूक्लियस बना दीजिए। इसमें क्या हम बैंड्स दिखाएंगे, लाइट और डार्क वाले नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें बैंड्स नहीं होते। ये स्पिंडल शेप हो गई, ये आपका डायग्राम हो गया स्केलेटल मसल का। मेन फंक्शन आपको पता ही है, ये अपने आप काम करता है, ये हम काम कराते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में हो गया, ब्रांचेस इसमें कोई भी नहीं निकली हुई है, शेप आपको याद हो गई, ये सारे डिफरेंसेस क्लियर हुए। ये अच्छा सा डायग्राम जो था बुक वाला वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले मसल की, जो कि हार्ट की मसल्स हैं। हमारे दिल में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं अपने आप काम कर रही हैं, ठीक है? ओके, नाउ सबसे पहला फीचर जो आपको अलग दिख रहा होगा वो है इसकी ब्रांचेस। इधर से निकली हुई है ब्रांच, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है, यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है। तो जब हम डिफरेंस लिख रहे होंगे, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, इसमें भी कोई ब्रांचेस नहीं है, हार्ट मसल में आकर हमें ब्रांचेस दिखती हैं, तो ब्रांच्ड हो गया। शेप देखो, ये भी सिलेंडर शेप का था, ये स्पिंडल शेप थी, ये फिर से इसके जैसा दिख रहा है ना, तो शेप कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल शेप भी हमने पढ़ लिया। इसमें भी लिखा हुआ है स्ट्राइएटेड, यानी कि इसके अंदर हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स। ये रहे बैंड्स इसके अंदर, तो दीज आर द बैंड्स जो हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसमें नहीं थे कोई भी बैंड्स, राइट? तो डार्क और लाइट बैंड्स हमें एक तो वॉलंटरी मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलते हैं, और कार्डियक मसल्स हार्ट वाली मसल्स में देखने को मिलते हैं। तो दीज आर स्ट्राइएटेड ऑल्सो। उसके बाद न्यूक्लियस इसका भी सेंटर में है, और ऑफ कोर्स ये इनवॉलंटरी है, हार्ट मसल्स तो अपने आप ही काम करती हैं। आप न्यूक्लियस इसका सेंटर में बनाकर आएंगे, इसका देखो साइड में बना हुआ है। तो कंपैरिजन से जब याद करोगे ना, तीनों टाइप के मसल्स को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, जो हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के अंदर मसल्स होती हैं, दोज मसल्स आर स्केलेटल मसल, जिनको हम काम करा रहे हैं। इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी फूड पाइप के अंदर, किडनी के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन्स जो अपने आप काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं, अपने आप काम कर रही हैं, ठीक है? और कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड इन हार्ट ओनली, हमारे हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स होती हैं। डिफरेंसेस आपको याद हो गए। इसके बाद जो हमें टिश्यू पढ़ना है, दैट इज योर नर्वस टिश्यू। ये भी एक टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल्स हैं उनका नाम इसी टिश्यू से आ गया, नर्व सेल्स से बने हुए हैं। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरॉन। नर्व सेल को न्यूरॉन सेल्स भी बोलते हैं या फिर सिर्फ न्यूरॉन बोलते हैं। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड
for being stimulated and for transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. अब इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है, वो बहुत डिफरेंट होती है बाकी सेल्स से. आपने देखा भी होगा इस तरीके का डायग्राम एनसीईआरटी में. तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये इस तरीके से किसी रीजन से बना हुआ है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. A neuron contains a nucleus and cytoplasm and is called cytone. Now देखो इसको, जब हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताती हूँ कैसे बनाना होगा. आप सबसे पहले इस वाले एरिया से स्टार्ट करोगे, ठीक है. आप सेंटर में बना दो एक तो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो होगा ही सारे सेल्स के अंदर. चलिए कमेंट्स में मुझे बताइए कि विच इज़ द सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. हमारी बॉडी में कौन से सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है. यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया. उसके बाद हम यहाँ पर साइटोप्लाज्म को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और बाहर की मेम्ब्रेन को ऐसे सेल्स जैसा दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसा ही बना हुआ है ना कुछ एनसीईआरटी में. कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आप बस इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो. अब जब ये ऐसे ख़त्म हो जाएंगी इसकी लाइंस, आपको लास्ट में एक लंबी सी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. लंबी सी एक ट्यूब ड्रॉ करनी है बेसिकली, ठीक है. पूरा आपने डेंड्राइट बना दिया, फिर लास्ट में एक लंबी सी आप ऐसे ट्यूब ड्रॉ करोगे. अब इसको क्या बोलते हैं इस ट्यूब को? पहले तो इसका नाम देखो. ये जो आपने ऐसे बनाया है ना, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स. और जो सबसे लंबा डेंड्राइट आपने बनाया है इसका नाम है एक्सॉन. सबसे लंबे डेंड्राइट का क्या नाम है? एक्सॉन. ये हो गया आपका सेल बॉडी. यहाँ तक सेल बॉडी. इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस. देन ये एरिया हो गया सारा साइटोप्लाज्म. हेयर जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो हो गए डेंड्राइट्स. और सबसे लंबा जो डेंड्राइट था उसका नाम है एक्सॉन. यहाँ तक समझ आया? अभी ख़त्म नहीं हुआ ये डायग्राम. लास्ट में जब हम जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर इरेज कर रही हूँ और यहीं बना दूंगी मैं इसकी एंडिंग. इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं. ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इस एरिया को क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग. यहाँ पर सेल ख़त्म हो जाता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है इस एरिया का? नर्व एंडिंग. ठीक है, याद रहेगा. अब एक और चीज़ देखो, कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से. इस लेयर को बोलते हैं माइलिन शीथ. माइलिन शीथ. और न्यूरॉन्स के ऊपर ये एक्सॉन में ये शीथ हमें देखने को मिलती है, माइलिन शीथ. अब न्यूरॉन का क्या काम होता है? बेसिकली एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर आना. दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल. अब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें, एक मैसेज को जल्दी से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो कौन करेंगे? न्यूरॉन सेल्स करेंगे. इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ना स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको रिसेप्टर्स बोलते हैं. अब हमने अगर किसी हॉट प्लेट को टच कर लिया तो हम क्या करते हैं? फटाफट से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं. हमारे ब्रेन ने एक्चुअली हमारे यहाँ की मसल को इन्फॉर्म किया कि अपने हाथ को हटा लो, वो जो प्लेट है वो गर्म है और वो स्किन को बर्न कर सकती है. तो हमें पता है एक्चुअली ये सेंसेस हमारी अपने आप काम करती हैं. तो ये बिकॉज ऑफ दिस होल टिश्यू एंड सिस्टम कैसे हो रहा है? रिसेप्टर्स ने टच जैसे ही हमने किया गर्म प्लेट को, न्यूरॉन की लाइन बनी हुई है, एक के पीछे एक सारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं. वो सारे के सारे सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक कि स्किन ने ना हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है. तो ब्रेन मैसेज करता है मसल को हाथ हटाना है और हम फटाफट से हाथ उठा लेते हैं. कितने माइनर सेकेंड्स में ये काम हो रहा होता है. तो ये जो मैसेज पहुंचाने का काम है ना, फटाफट ब्रेन तक मैसेज जाएगा और वापस सिग्नल आता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेल. तभी ये इतना लंबा होता है, इसी तरीके की शेप का होता है. अब मैंने आपको क्या बताया? इनकी लाइंस बनी हुई हैं, एक के पीछे एक न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं. इसी डायग्राम को ले लेते हैं. एक ये न्यूरॉन हो गया, इसके आगे वाला न्यूरॉन हो गया. अब क्या होता है? सबसे पहले जो सिग्नल है वो इसके पास आया होगा, यहाँ पर सिग्नल आया. अब वो सिग्नल केमिकल्स की फॉर्म में या फिर चार्ज की फॉर्म में आता है. ठीक है, दो तरीके से आता है, या तो केमिकल की फॉर्म में या चार्ज की फॉर्म में. ये आया इसके अंदर, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, फिर उसको डाल दिया एक्सॉन के अंदर, फिर एक्सॉन से वो आ जाता है नर्व एंडिंग के पास यहाँ पर.
अब दूसरा जो न्यूरॉन पीछे प्रेजेंट है उसके डेंड्राइट्स इस सिग्नल को ले लेंगे अपने अंदर और फिर से ट्रांसफ़र आगे कर देंगे। तो ऐसे एक चेन बनी हुई है सारे न्यूरॉन्स की जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि ये हो गई नर्व एंडिंग वाला एरिया और ये जो हो गया डेंड्राइट, इसके बीच में जो गैप है ना उसको क्या बोलते हैं? सो दैट गैप इज नोन एज साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स, जिस गैप में एक जगह नर्व एंडिंग होगी और दूसरे वाले सेल के डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, सो आपको याद रखनी है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ पर देखो, अब सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। क्या फंक्शन है? फॉर ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस, या फिर हम सिग्नल भी बोल सकते हैं इसको। ये स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह। दैट इज वाई इनकी शेप इस तरीके से होती है। शेप पर क्वेश्चन आता है ना अगर किसी भी सेल का कि इसकी शेप ऐसी क्यों है, तो उसके फंक्शन से उसको रिलेट कर देना, हमेशा आपको आंसर मिल जाएगा। न्यूरॉन के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा, इसको हम टुगेदर बोल देते हैं साइटॉन। उसके ऊपर शॉर्ट हेयर जैसे एक्सटेंशंस हमें देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। बनाए हैं ना हमने ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे। नाउ सबसे लंबा जो डेंड्राइट है उसका नाम क्या है? एक्सॉन, जो हमने सबसे लंबा बनाया था। नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचा देते हैं। मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बहुत जल्दी जाता है तभी क्योंकि चार्ज की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, या फिर केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में। केमिकल्स होते हैं कुछ, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दो तरीके से मैसेज हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जाता है। सो यही था नर्व के बारे में जो आपने पढ़ा है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तीनों मसल्स के बारे में देख लिया, इन तीनों के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो मसल है उसके फीचर्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसी टेबल से समझ के डायग्राम्स के थ्रू याद करोगे ना तो हो जाएगा। यस, आपको ये वाले डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, एनसीईआरटी में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपने इससे पहले पढ़ा था टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू अगर मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊं तो हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्लड आ जाता है। ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्लाज्मा होगा, फिर कुछ सेल्स डले होंगे। सेल कौन कौन से? रेड वाले, वाइट वाले और प्लेटलेट्स। इनका फंक्शन हमने पढ़ लिया था जल्दी से। देन लिम्फ, लिम्फ ब्लड जैसा ही होता है बट इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया बोन। बोन का मैट्रिक्स जो है वो हार्ड है, इसलिए बोन इतनी हार्ड होती है। आ सकता है ना कि दो कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होने वाला है? बोन के अंदर और ब्लड दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, बट एक दूसरे से इतने अलग क्यों है? क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था? टेंडन्स। टेंडन्स का फंक्शन आप याद रखेंगे। टेंडन्स बोन और मसल को कनेक्ट कर रहे हैं, लिगामेंट्स दो बोन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने पढ़ा एडिपोज और एरियोलर टिश्यू। एडिपोज फैट ग्लोब्यूल्स वाला जो स्किन के नीचे होता है, और एरियोलर टिश्यू स्पेसेस को फिल कर देता है। मस्कुलर टिश्यू हमने देख लिया था। दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज। सिर्फ यही थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके जो एपिथेलियल टिश्यू से हमने स्टार्ट किया था उसके सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो टिश्यूज होते हैं वो काफ़ी इजी हैं जो आपको स्टेप वाइज पढ़ने हैं। सो दिस होल चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। आपने सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ना है, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आने वाली बायोलॉजी के लिए। आगे जो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये चैप्टर एक बेस की तरह काम करता है, तो ये वाली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।